इस चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला ये कब मेरा एग्जाम आया और कब खत्म हो गया। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 5 सब्जेक्ट में मुझे केडी लगी हुई, सिर्फ मैं एक ही सब्जेक्ट पास किया। फिर मेहनत की और अगले सेमेस्टर में मैंने 10 सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर लिया। मतलब 10 ही अलाउ था और 10 सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर लिया। मेरे को एक स्पाइनल ट्यूमर हो गया था जिसका ऑपरेशन हुआ, और उस चक्कर में मेरे जो सीने के नीचे का हिस्सा है वो बेजान हो गया, और उसमें मतलब पावर और सेंसेशन मुझे खत्म हो बताएंगे। गया। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम और फेज होता है, स्पेशली जब कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जाता है। लोग उसे बोलते हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब चीज अच्छा हो जाएगा, आप फिर से चलने लगोगे। इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं। आई मीन ये कहीं ना कहीं एक झूठा दिलासा मैं समझता हूँ। बट बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब डिसेबिलिटी आती है इस तरीके की, तो सिर्फ आपको डिसेबिलिटी होती है बट पूरी फैमिली इसमें कनेक्टेड होती है। हर कोई आपके पीछे परेशान रहता है। हमारे गांव में या ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपसे हर एक चीज चुराई जा सकती है, छीनी जा सकती है, लेकिन आपकी जो स्किल्स और आपकी जो पढ़ाई है वो नहीं छुड़ाई जा सकती। तो एकता भयान जी हैं, वो उनकी सर्वाइकल इंजरीज, हम्म। मैं पैराप्लेजिक हूँ, मेरी थोरेसिक लेवल पे इंजरी है, तो मेरे जो हाथ में पावर है वो उनसे ज्यादा है। अगर हम्म। उनको और मुझे एक साथ में खिलाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिसएडवांटेज में रहेंगे। आज आपकी वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो कभी पिक्चर्स में नहीं आ सकते हैं। बस ड्राइवर्स, रोड पे चलते हुए लोग, लाइफ गार्ड्स, ऐसे लोग जो आई थिंक कहीं कोई पिक्चर्स में नहीं है, जिनका कोई डेजिग्नेशन नहीं है, बट उन सारे लोगों की वजह से मैं आज शम्स आलम हूँ, और एक लोग मुझे सुनते हैं, लोग मुझसे बात करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां मैं बात करती हूँ आप सबसे इंडिपेंडेंट लिविंग विद डिसेबिलिटी के ऊपर। इस चैनल के थ्रू हमारी कोशिश है कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जाए और बताया जाए कि डिसेबिलिटी के साथ भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड की जा सकती है। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी किस तरीके से इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड कर सकता है। तो यहाँ पे जो स्टोरीज मैं आप सबके सामने लेके आ रही हूँ वो स्टोरीज उस डाउट को दूर करती है। अभी तक मैंने तकरीबन 14 वीडियोस किए हैं और ये वीडियोस एक से बढ़कर एक है और हर वीडियो अलग अलग पहलू के ऊपर बात करता है। आज के मेरे गेस्ट है शम्स आलम जी, जो कि एक पैरा स्विमर हैं। 24 साल की उम्र में ट्यूमर होने के कारण उनको वेस्ट डाउन पैरालिसिस हो गया। वैसे तो उनके बारे में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन, जब आप शम्स आलम पैरा स्विमर सर्च करते हैं तो मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में मेरे साथ में उन्होंने खुल के बात करी, अपनी शादी के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, कैसे उनको डिसेबिलिटी हुई, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, किस तरीके से उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके स्विमिंग को अपना करियर बनाया। और ये भी बताया इस वीडियो में कि अगर किसी को स्विमिंग एज ए करियर या स्पोर्ट्स एज ए करियर चूज करना है डिसेबिलिटी के साथ तो वो क्या रास्ता अपनाएं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैंने ये देखा है कि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा रीच नहीं ले रहे हैं। अगर कोई कमी है वीडियोस में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए और मुझे ये भी बताइए कि आप किन का वीडियो देखना चाहते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हमारी एल्गोरिदम को और स्ट्रॉन्ग करने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाने में। अब चलते हैं और शम्स आलम जी का वेलकम करते स्वागत हैं। करिए। थैंक यू शम्स जी, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला हम सबके लिए। और आपके जितने प्रैक्टिस सेशंस हैं वो उसको छोड़ के अगर आप 1 घंटा हमारे लिए निकाल पाए तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। आई थिंक आपसे बात करके मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। सेम हियर, सेम हियर। सो अभी जब हम लोग इनफॉर्मली बात कर रहे थे, अपनी शुरुआत हमने करी कॉन्वर्सेशन की। सो आपने मुझे बताया कि आपकी अभी रीसेंट शादी हुई है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी शादी की मुबारकबाद। और ये बात एक्चुअली किसी को पता नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि कब आपने शादी करी और कौन है मैडम, और उनके बारे में थोड़ा बताएं हमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। आई मीन शादी अभी तो नहीं, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैंने 27 जैन को मैंने शादी की, और बिल्कुल उनका नाम सबा आलम है, और वो एक लॉ फर्म में काम करती हैं।
जैसे ही कुछ भी होता है तो वो मुझे कोई सेक्शन वेक्शन बता देती है कि इसका ये सेक्शन है और ये हो जाएगा। तो बट हाँ। हम लोग कहाँ मिले, आई मीन बिल्कुल हम लोग सोशल मीडिया से मिले, इंस्टाग्राम से हमारी मुलाकात हुई। हम्म। और फिर वो मुझे मिलने आई थी। और उसके बाद आई मीन लाइक मुझे तो यकीन नहीं था, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मतलब डिसेबल कम्युनिटी में बहुत ही डिफिकल्ट होता है शादी का। स्पेशली आई मीन मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बट आई मीन वो आई और मुलाकात की, फिर मैं गया और उनकी मम्मी और उनके भाई से मैंने मुलाकात की। हालांकि ऑब्वियसली उनकी मम्मी को और उनके भाई को मैं मेरी डिसेबिलिटी की वजह से उनको अभी भी प्रॉब्लम है। बट आई मीन एट द एंड ऑफ द डे ये उनका डिसीजन था और वो अपने डिसीजन पे खड़ी रही, तो शादी हो गई। सो आईआईएम रांची का जो इंटरव्यू है आपने उसके अंदर ये बात बोली कि आप जिस गांव में थे वहां पे बहुत पानी आया करता था, क्योंकि नेपाल वाले पानी छोड़ देते हैं तो वहां पे गांव में पानी भर जाता था। तो स्विमिंग आपने वहां से सीखी और शायद वही आपका करियर बन गया आगे। सो मुझे थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, आपके अम्मी अब्बू के बारे में बताएं, और कैसे आप अपना घर छोड़ के बॉम्बे गए और वहां पे आपने अपनी आगे की पढ़ाई करी। थोड़ा हमारी इस ऑडियंस को भी अपने बारे में बताएं। बिल्कुल अनीता जी, आई मीन ये मेरे लिए मतलब बहुत ही नेचुरल है, और हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं सबके लिए। क्योंकि आप देखेंगे बिहार का जो इलाका है, मधुबनी का, वो काफी क्लोज है हिमालय से और नेपाल से। तो वहां से वो पानी छोड़ देते हैं और उस वजह से हमारे यहाँ वो बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता है, और हमारी जो जानवर हैं, जो खेती है हमारी, वो सबका नुकसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए भी हम लोगों को स्विमिंग आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम अपने जान की माल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। तो मैं सुनता था मॉडर्न टर्म में कि स्विमिंग इज अ लाइफ स्किल। हालांकि ये उस मतलब जाने अनजाने में पहले से ही पता था कि हाँ बिल्कुल, अगर स्विमिंग नहीं आएगी तो जान नहीं बचेगी, एटलीस्ट हमारे एरिया में। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्विमर्स हैं हमारे यहाँ, और उस पूरे इलाके में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। हाँ, ये और चीज है कि जो टेक्निकल स्विमिंग है वो उनको नहीं आती है वहाँ, चूंकि प्रॉपर स्विमिंग पूल नहीं है इसलिए उनको उस चीज का नॉलेज नहीं है। तो अगर कोई टेक्निकल स्विमिंग उनको सिखाए, उनको बताए, स्विमिंग पूल हो अगर वहाँ, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत सारे लोग काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं स्विमिंग के अंदर। मेरी पढ़ाई का जहाँ तक मसला है तो बिल्कुल हमारे यहाँ, मैं वहाँ से अपने गांव से होकर के बॉम्बे में गया। मैं अपने घर में सबसे छोटा लाडला था। मेरे 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं मेरी। मैं लास्ट हूँ। तो मुझे पढ़ाई के लिए बॉम्बे भेजा गया और बॉम्बे से मैंने मेरी पढ़ाई की। बिल्कुल ज्यादातर टाइम मेरा मुंबई में ही गुजरा है। अभी आप कहाँ रहते हैं? फिलहाल मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर गुजरात का एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि हाँ। स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स के लिए है। ओके। सो मेरा आपसे एक और भी सवाल है जो आपने, क्योंकि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आपने वही टेडेक्स टॉक्स में कई जगहों पे ये बात बोली है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और किसी कारणवश, और वो कारण अभी आप खुद बताएंगे कि क्यों आपको बैकलॉग लगा और कैसे आपने वो सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न अराउंड किया। थोड़ा उसके बारे में बताओ, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं जानना चाहती हूँ आपके मुंह से, और मेरी ऑडियंस भी उस चीज को सुनेगी। तो पढ़ाई का तो ऐसा है कि देखिए, मैं मतलब हम बॉम्बे में म्युनिसिपल स्कूल से पढ़ाई की हमने। मेरी जो लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन थी वो उर्दू थी। हम्म। और उसके बाद एक अंकल थे मेरे दोस्त के। ऑब्वियसली हम लोगों को पता होता नहीं है कि 10th के बाद क्या करना है। तो मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है फहाद मोमिन, और उसके अब्बा मजगांव डॉक, बॉम्बे के अंदर मजगांव डॉक काफी फेमस है, वहाँ वो काम करते थे। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, बहुत अच्छा होता है, एटलीस्ट डिप्लोमा तो कर लो, क्योंकि जॉब मिल जाएगी और इसमें बहुत करियर है। अब मेरे घर में मतलब इंजीनियरिंग लाइन से या फिर स्कूल लाइन से कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो किसी से मैंने सलाह ली नहीं। उनके यहाँ मैं ऐसे ही दोस्त थे तो पता चल गया, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पे और है जो मैंने अभी तक शायद किसी से शेयर नहीं की है। हम्म।
बॉम्बे के अंदर एक कॉलेज है, VJTI कॉलेज, वीर जीजा माता टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, जो बहुत ही नामचीन कॉलेज है, ऑटोनोमस है और बहुत बड़ा कॉलेज है। तो जब हम वहाँ पे फॉर्म भर रहे थे तो मैंने भी फॉर्म लिया वहाँ पे, और मैंने फॉर्म भरा था इत्तेफाक से। शायद उस वक्त मुझे पीएच का मतलब नहीं पता था, और मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें मैंने टिक किया था, वो पीएच पे टिक किया था, फिजिकल हैंडीकैप वाली जो कैटेगरी होती है उसमें मैंने टिक कर दिया था, हालांकि उस वक्त मैं फिजिकली हैंडीकैप था नहीं। तो वो एक पता नहीं क्या था, ये चीज मुझे अभी अचानक से याद आई। हालांकि उसके बाद मैंने मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया, और चूंकि डिप्लोमा मतलब हर 6 मंथ में एग्जाम्स होते हैं, और हम लोगों को उससे पहले मतलब साल में एक बार जो फाइनल एग्जाम होता है उसकी ही आदत होती है। हम्म। तो वहां तो पता ही नहीं चला, और उस वक्त मैं कराटे करता था, और कराटे की वजह से मतलब ज्यादातर टाइम मेरा कराटे के अंदर रहता था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उस वक्त मेरे स्कूल गेम्स होते थे, फिर यूनिवर्सिटी गेम्स होते थे, तो वो सारी चीज़ों में मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता था। इस चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला ये कब मेरा एग्ज़ाम आया और कब ख़त्म हो गया। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 6 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट में मुझे केडी लगी हुई, सिर्फ मैं एक ही सब्जेक्ट पास किया। मतलब 2-3 लोग थे हम लोग जिनको ऐसा हुआ था। हम्म। और उसके बाद हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर संजय पाटिल सर थे उस वक्त। हम्म। तो उन्होंने हमको बुला करके पूछा कि फिजिक्स के लैब में आप बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ हम मेरा 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोग आते हैं यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कोई 4 साल में करता है, कोई 5 साल में, कोई 6 साल में। आप बेफिक्र रहो, अपना टाइम लो, आप 7 साल में भी कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा तो 8 साल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से उनका वो था, हालांकि वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे थे। बट फिर आगे कहानी चलती गई, और नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने मतलब थोड़ा मुझे लगा कि नहीं यार, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पैसा उस वक्त भी मैं खुद कमा करके फीस भरता था, हम्म। कहीं और से मतलब पैसे की कोई वो नहीं थी। तो आइडिया था कि मतलब मेहनत करना पड़ता है, और पैसा अगर बर्बाद हो जाएगा उस टाइम की जो भी फीस थी तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर मेहनत की, और अगले सेमेस्टर में मैंने 10 सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर लिया, मतलब हम्म। 10 ही अलाउ था और 10 सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर लिया। फिर मेरा एक रह गया था, तो उसके अलावा फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में ऐसे करते करते मतलब फाइनल सेमेस्टर आते आते मैंने 3 साल में मेरा डिप्लोमा फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज रही। हम्म। ओके। बिल्कुल। सो ये आपने इंजीनियरिंग अपनी खत्म करी, तो आपका लिंक्डइन स्टेटस ये भी कहता है कि आपने एमबीए भी करी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, आई मीन ये तो मेरा डिप्लोमा का था। इसके बाद फिर मैंने फिर डिग्री की। हम्म। डिग्री में मैं जब कर रहा था तो रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बांद्रा में है, वहां से हमने डिग्री की। और जब रिजवी पहले दिन जा रहे थे दोस्तों के साथ में, मोस्टली तो हमारे डिप्लोमा के ही दोस्त थे, तो वो बॉम्बे में क्वार्टर रोड है, और इस हाँ। तरह बैंड स्टैंड है, सारे मतलब फिल्म स्टार के घर होते हैं। तो ऐसा लगा कि अब तो हम रोज यहाँ से जाएंगे, वो शायद सलमान खान, कोई बोलता था कि सलमान खान अपनी साइकिल पे आता है जॉगिंग करने के लिए तो वो मिल जाएगा, ये बोलते शाहरुख खान यहाँ पे से मतलब निकलते हैं मन्नत से। तो ये सब क्रेज था शुरू शुरू में, बट फिर बाद में पता चला कि हम डिग्री में इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो उसके बाद फिर हम कभी वो कार्टर रोड पे जाके बैठना हमको मिला ही नहीं। कॉलेज, कॉलेज से घर, कॉलेज, कॉलेज से घर, असाइनमेंट में उलझ गए, और जिंदगी 4-3 साल कैसे खत्म हो गया पता भी नहीं चला हमारा। तो मतलब आपको सलमान और शाहरुख और कोई मिला ही नहीं? नहीं, फिजिकली ऐसे तो कभी कोई नहीं मिला। हाँ, अच्छा। राजेश खन्ना जी का घर था हाँ। काटर रोड पे, और हम लोगों को अक्सर वो दिखते थे। राजेश खन्ना जी अपना मतलब सुबह सुबह वो अपने घर में ही, उनके घर से मतलब दिखता था रोड, काटर रोड, और उनका घर एकदम सामने सामने है। तो उनको हमने कई एक बार देखा है, राजेश खन्ना अच्छा, जी को देखा। तो आप अपनी पढ़ाई का बता रहे हो, तो आपकी इस पे इंजीनियरिंग खत्म हो गई, अब आपने डिग्री कर लिया। और बिल्कुल। फिर आपने एमबीए कब करा? डिग्री खत्म हो गई, उसके बाद उसके बाद मैं काम मतलब मुझे ये डिसेबिलिटी हो गई। मेरे को एक स्पाइनल ट्यूमर हो गया था जिसका ऑपरेशन हुआ, और उस चक्कर में मेरे जो सीने के नीचे का हिस्सा है वो बेजान हो गया, और उसमें मतलब पावर और सेंसेशन खत्म हो गया। ये 2010-11 की बात है ये। और उसके बाद फिर काफी डिमोटिवेटिंग पीरियड रहा,
बहुत हम्म। सारी चीजें स्ट्रगल हुई। उसके बाद मैंने स्विमिंग उसके बाद शुरू की हम। नहीं, मेरे को थोड़ा सा और जानना है यहाँ पे। जैसे आप बता रहे हैं कि डिमोटिवेशन आपको ही, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसको डीपली जानना चाहती हूँ कि जब आप तो नॉन डिसेबल थे और आप अपनी लाइफ लीड कर रहे थे, ट्यूमर आपको हुआ, आपकी सर्जरीज हुई, आप हॉस्पिटल में रहे हैं, सो वो जो डीमोटिवेशन वाला टाइम पीरियड था, उसमें आपको कितना टाइम लगा वहां से बाहर निकलने में? और ऐसी क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन दोनों रही जिसकी वजह से आपने अपना नेक्स्ट पाथ डिसाइड किया? सो वो थोड़ा मुझे बताएंगे। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम और फेज होता है, स्पेशली जब कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जाता है। लोग उसे बोलते हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब चीज अच्छा हो जाएगा, आप फिर से चलने लगोगे। इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप फिर से चलने लगोगे, ये बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। आई मीन ये कहीं ना कहीं एक झूठा दिलासा मैं समझता हूँ। बट शायद डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी में हो सकता है कि वो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, अब आपको इसी तरीके से रहना है, ऐसे ही जीना है। शायद मैंने एक दो बार जब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद कुछ लोग जब एज अ पीयर मेंटर्स, बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि भाई ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं, मैं कब चल सकता हूँ, क्या होगा नहीं होगा। तो एक बार ऐसे ही मैंने एक एक आदमी को, एक शख्स को मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था कि आप अब अभी चल नहीं पाओगे, आप ऐसे ही रहोगे। अगर इस चीज को आप जितना जल्दी कबूल कर लोगे उतना अच्छा है, अदरवाइज आप और डिमोटिवेट हो जाओगे। आप बहुत सारा पैसा खर्चा करोगे इसके पीछे। अ, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब डिसेबिलिटी आती है इस तरीके की, तो सिर्फ आपको डिसेबिलिटी होती है बट पूरी फैमिली इसमें कनेक्टेड होती है। हर कोई आपके पीछे परेशान रहता है कि कैसे हमारा बच्चा ठीक हो जाए, माँ बहन भाई सब। और फाइनेंशियल डेब्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने ऐसे बताया, बट फिर उस वक्त वो लड़का मुझसे गुस्सा हो गया कि नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे। तो शायद जो मेरा तरीका था उस वक्त गलत था। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वो लड़का मुझसे बात करता है कभी भी, तो बताता है कि शायद मैं उस वक्त समझ लेता तो ज्यादा अच्छा होता, मैंने बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया। मतलब अराउंड 90 लाख रुपीस उसने इस ट्रीटमेंट के पीछे खर्चा किया। हम्म। अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह जाना, कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है स्टेम सेल थेरेपी करा लो, कोई बोल रहा है ये कर लो, किसी बाबा के पास जाना है। माँ नहीं समझ पा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक जो कनेक्शन होता है कि मेरा बेटा चलेगा, मेरा बेटा फिर से चलेगा अपने पैरों पे, वो चीज को समझ नहीं पाते हैं, और वो अपना बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं हम्म। कहूँगा कि इन्वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप फिजियोथेरेपी ले जितना जल्दी हो सके इनिशियल स्टेज पे, और उस बच्चे के लिए अच्छी व्हीलचेयर ले दें, अच्छी मॉडिफाइड कार ले दें, या फिर उसका कुछ बिजनेस स्टार्ट करा दें। उसकी पढ़ाई नहीं है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और इस तरीके से आप उसका करियर बना सकते हैं। हम्म। मेरे टाइम पे ये था कि मतलब कोई बताने वाला था नहीं। हम्म। और उस वक्त, बट ये अच्छा था कि उस वक्त 2010 के बाद थोड़ा सा 2G इंडिया में चलता था, और हम गूगल कर पाते थे कुछ चीज़ें। तो पढ़ाई की वजह से थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमने गूगल की, तो उसके बाद पता चला कि भाई इसमें कुछ होना है नहीं, ये हम्म। ऐसे ही है। और मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिनको ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, और वो ऐसे ही जी रहे हैं अपनी लाइफ, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो इसमें ये सोचना कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊं और चलूं, वो मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। और अगर कोई ऐसा दिलासा आपको देता है कोई डॉक्टर, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। मतलब ऐसा होता नहीं, मैंने नहीं देखा है अभी तक किसी को कि हम्म। कोई ऐसा चलता हो। उससे ज्यादा आपकी लाइफ, व्हीलचेयर पे लाइफ खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि व्हीलचेयर पे लाइफ खराब है। व्हीलचेयर पे आप सारी चीजें कर सकते हैं, करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है बिल्कुल। मतलब मुझे अगर पानी पीना है तो शायद मुझे ग्लास या कोई भी चीज लेने का मेरा तरीका अलग हो सकता है। अब मेरी चीजें हैं, मैं जैसे ये आप देख सकती हैं, ये डंडी है, ये मैं रखता हूँ अपने साथ में, हम्म। मेरे लिए बहुत काम आती है। मुझे अगर स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, कुछ करना है, तो ये मेरे काम आ जाती है। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, और हम्म। लाइफ रुकती नहीं है, किसी की भी लाइफ आगे बढ़ती है।
तो और अब आपको इनिशियल मतलब उस टाइम पे जो लोग अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस शख्स को मैंने पहले बोला वो माना नहीं, लेकिन उसके बाद अराउंड 90 लाख रुपीस खर्चा करने के बाद वो बंदा फिर से वहीं पे है। तो आप सोचिए इतने पैसे में तो मतलब बहुत कुछ हो सकता था। अच्छी कार, अच्छी व्हीलचेयर, अच्छा बिजनेस, बहुत कुछ हो सकता था। एक्चुअली पता है क्या होता है कि जो मैं समझ पाई हूँ, डिसेबिलिटी एक ना, हम लोग बहुत लंबे टाइम तक डिनायल मोड में रहते हैं, और वो डिनायल मोड हमें बहुत सारी और चीजें करने पे मजबूर कर देती हैं। उस उम्मीद में और होप में हम लोग रह जाते हैं कि हमने अच्छा हमें ये मिल जाएगा, बेटर सुविधाएं हो जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें, वो डिनायल फेज से निकल जाए, उतना ज्यादा जल्दी लाइफ को हम लीड करने की तरफ सोच सकते हैं या दूसरी डायरेक्शन की तरफ निकल सकते हैं। ये काफी लोग गलती करते हैं, और जिन लोगों ने ये गलती नहीं करी है वो लोग बहुत एडवांस लेवल पे आज अलग अलग जगहों पे सक्सेसफुल भी हैं, और अच्छी लाइफ भी लीड कर रहे हैं, और रोल मॉडल्स हैं बिल्कुल आपके। बिल्कुल अनीता जी, इनफैक्ट मैं अभी सहमत हूँ आपसे कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे चीजें उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी। हम्म। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उस टाइम में जिन्होंने मतलब आज से 10 10 साल पहले उन्होंने शादी वादी सब कर ली, वो व्हील चेयर पे हैं और उन्होंने सब कुछ अपना सेटल कर लिया कि नहीं भाई हमको एकदम अच्छी लाइफ जीनी है। अच्छी व्हील चेयर उन्होंने खरीदी, एक कार खरीदी अच्छी मॉडिफाइड, और अपनी लाइफ जी रहे हैं फर्स्ट क्लास। कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज है। और मेरी अभी भी एमबीए की बात रह गई। चेन्नई में एक कॉलेज है सत्यभामा यूनिवर्सिटी, और एक फाउंडेशन है एबिलिटी फाउंडेशन, चेन्नई बेस्ड है। बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। उन्होंने उस वक्त एक स्कॉलरशिप निकाली सत्यभामा यूनिवर्सिटी के साथ में कि एक अगर कोई पढ़ना चाहता है पर्सन डिसेबिलिटी तो उसके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप है। तो मैंने वो फॉर्म भरा और मैं गया वहाँ पे और उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया, और फिर इस तरीके से मेरी एमबीए की पढ़ाई हो गई। फुल टाइम मैंने किया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सत्यभामा यूनिवर्सिटी का मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, और एबिलिटी फाउंडेशन का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। और इस तरीके से मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ 2015 से 2017 तक। हम्म। इस दौरान मैंने जॉब छोड़ दिया था और मैंने सोचा कि भाई पढ़ाई कर लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। तो आपका आज का जो करियर है, अपार्ट फ्रॉम स्विमिंग, वो आपकी पढ़ाई के कारण है एक्चुअली। जो मुझे लगता है कि जो आप कंपनीज में काम करें, आपने हेला में काम किया है। मुझे याद है आपसे मेरी कॉन्वर्सेशन एक बार हुई थी जब आप हेला में काम करते थे। तो एक बहुत बहुत करियर जो आपका बना है वो आपका पढ़ाई के कारण भी बना है, और आपका स्पोर्ट्स करियर आपके बचपन में जो आपकी स्विमिंग ट्रेनिंग थी उसके कारण, जो मुझे लगता है कि शायद हुआ होगा। सो अब आप एक इंटरनेशनल पैरा स्विमर हैं, और आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत सारी डिटेल्स बताती है कि आपने बहुत जगहों पे स्पीचेस दिए हैं, आपने टेडेक्स टॉक्स दिए हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप रोल मॉडल हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो आप मुझे बताइए कि जब पहला मेडल आपको मिला, आप जब लेके आए इंडिया वापस, सो आपकी वो फीलिंग क्या थी? अनीता जी, आई मीन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है। बिल्कुल, मैं पैरा स्विमर हूँ, लेकिन मैं जितने भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा। हमारे गांव में या ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आपसे हर एक चीज चुराई जा सकती है, छीनी जा सकती है, लेकिन आपकी जो स्किल्स और आपकी जो पढ़ाई है वो नहीं छुड़ाई जा सकती है। और ये बहुत ही सत्य बात है और बिल्कुल सही बात है। और मेरी जिंदगी में पढ़ाई का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा रोल है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो आई एम श्योर कि मैं भी कहीं किसी मस्जिद या मंदिर के बाहर भीख मांग रहा हूँ। ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि पढ़ाई की वजह से ही मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई है। और एंड स्टिल मैं, आपने जो बहुत अच्छी चीज बताई मैं अभी उस पर जाऊंगा। मैं अभी मैं खुद जो है पीएचडी करने की सोच रहा हूँ। और मैंने कई एक जगह पे बात भी की है। इनफैक्ट मैं यूएस में भी बात कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं मेरी पीएचडी कर लूँ। तो जो आपने बताया मैं वहाँ पे भी चेक करूंगा। शम्स जी। जी, पीएचडी के लिए मैं आपको वैसे भी बताती हूँ कि मेरी अपनी एक कंपनी है, इंक पॉट हब। वो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। हम लोग मेंटर करते हैं पीएचडी के लिए। तो अगर जैसे आपने एमबीए किया हुआ है तो इंडिया में जो आईआईएम्स हैं आप वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं, आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी क्या करनी है वो हम
मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं लोगों को, सही तरीका बताते हैं, सही एसओपी लिखने का तरीका बताते हैं, कैसे गाइड को चूज किया जाता है वो तरीके बताते हैं। तो ये सब चीजें हम करते हैं अपनी, मेरे मेरे पास मेंटर्स हैं उन चीजों को कराने के लिए। आई रिमेम्बर आपने बहुत पहले भी मेरे को एक बार बोला था कि आप पीएचडी करना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, मेरे पुरानी बात दिमाग है। में ये चीजें हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है अनीता जी कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत सारी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अभी बहुत सारी चीजों के लिए लड़ रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं शायद मुझे आपने जो अभी बताया, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लोगना इटली से अच्छा। मुझे ऑफर आया था पीएचडी के लिए। और मैंने शायद बहुत अच्छे से एसओपी नहीं लिख पाया, हम्म। तो मैं एक जनरल तरीके से लिखा, शायद इस वजह से मेरा वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके। तो कहीं ना कहीं ये जो मेंटोरिंग होती है, जो मेंटर्स होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हम्म। एंड श्योर कि मैं वो सारी चीजें सीखूंगा और आगे मैं अपनी अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। तो अब मैं बहुत सारे लोगों से इसके बारे में भी जानकारी ले रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली मैंने आईआईएम इंदौर के एक प्रोफेसर है, उनसे मैंने बात की कैसे मुझे हम्म। प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें अब मेरे दिमाग में है, एंड आई एम श्योर कि मैं पीएचडी तो पक्का करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस करना है, तो हमें पहले खुद क्वालिफाइड होना पड़ेगा। जैसे कि हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, वो मतलब पहले किसी से नहीं लड़ते थे या किसी से कुछ किए नहीं, बट जब उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, तो उन्होंने फिर हर एक से लड़ा और अच्छे से लड़ा। तो आई हम्म। मीन लाइक, जब आप खुद पूरे कैपेबल हो जाते हैं, आपको जब पता रहता है कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, देन यू कैन ब्रिंग द चेंज इन दिस वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। और जब आप आईआईएम इंदौर की बात कर रहे हैं तो मैं खुद आईआईएम इंदौर से पीएचडी हूँ। और जो अरे जो वाह। जो आईआईएम का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत सपोर्ट करता है सच में। ताकि आप जब जब अब ये सब चीजें अगर हम लोग अचीव करना चाहते हैं या लाइफ में कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो ये सिर्फ डिग्रियां नहीं है जो हम लोग हासिल करते हैं, ये एक रास्ता है, ये एक मीडियम है जो हमें आगे तक ले जाने में सपोर्ट करता है, आगे तक जाने में सपोर्ट करता है। सो आपको जब भी पीएचडी करने का आपको अब फर्मली आप डिसाइड कर ले, तो मैं हूँ आपके लिए सपोर्ट करने के लिए, आपके एसओपी लिखवाने के लिए, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं अब। थैंक यू सो मच अनिता जी, थैंक यू। सो बिल्कुल। अगला मुझे बताइए कि जो ये पैरा स्विमिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के इंटरव्यू कर रही हूँ अपने इस पे ना, क्योंकि एक सीरीज हमने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के ऊपर किया है, तो मैंने एकता भयान जी का भी इंटरव्यू किया है अभी। और मैं और भी करूंगी, और अभी आपके साथ कर रही हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपके जो स्पोर्ट्स का करियर है उसमें आपको फंडिंग आप कैसे रेस करते हैं? अनीता जी, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के अंदर अभी भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फंडिंग रेज करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास भी अभी कोई फंडिंग नहीं होती है। ये और चीज है कि जब आप एक इलाइट लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी फिलहाल साई के सेंटर में, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है मेरी ट्रेनिंग के लिए, मेरे डाइट के लिए, ये मिलता है। बट जैसे कि बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए, जैसे अदर स्पोर्ट्स में है, एक एथलीट मैनेजमेंट की जो टीम होनी चाहिए, वैसी टीम अभी कोई हमारी पर्सनली नहीं है, या बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को करती हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं जो अपने लेवल पे करते हैं, बट उसमें सिलेक्शन के लिए शायद उनका जो क्राइटेरिया वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। आपने एकता भयान जी के बारे में बताया, वो काफी अच्छा खेलती हैं और मेरी काफी अच्छी दोस्त है, और उनको काफी जगह से मतलब फंडिंग आती है, बिकॉज क्योंकि वो टॉप रैंकिंग में आती हैं। हम्म। दूसरी बात, ये जो पैरा स्पोर्ट्स का है, पैरा स्पोर्ट्स के अंदर अभी भी क्लासिफिकेशन जो है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, स्पेशली पैरा स्विमिंग के अंदर। आई मीन क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी मतलब जो हमारे जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है अभी भी। हम्म। आप तो पोलियो वालों के साथ में खिला देते हैं, आप हमको बोथ हैंड एम्पुटीज के साथ में खिला देते हैं। जबकि ये जानना बहुत जरूरी है कि मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पर्सन होता है, उसका जहां से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उसके नीचे को कुछ काम नहीं करता है। सही बात है। तो ये चीजें मतलब, दो आदमी व्हील चेयर पे बैठते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल है, मैंने अभी बहुत बड़ा ईमेल लिखा है हमारे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को भी, कि
मतलब आपने अभी इस बार हमारा जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ उसमें बहुत सारे लोग आए, हमने देखा उसके अंदर जो जो पोलियो वाले हैं उनको भी आप हमारे साथ में खिला रहे हो, जो जिनकी लेवल ऑफ इंजरी नीचे है, जैसे कि मतलब अगर स्पाइन की बात की जाए तो एकता भयान जी हैं, वो उनकी सर्वाइकल इंजरीज। हम्म। मैं पैराप्लेजिक हूँ, मेरी थोरेसिक लेवल पे इंजरी है, तो मेरे जो हाथ में पावर है वो उनसे ज्यादा है। अगर हम्म। उनको और मुझे एक साथ में खिलाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिसएडवांटेज में रहेंगे। हम्म। ये चीजों को बहुत बड़े लेवल पे समझना है, जिसको जो हमारे क्लासिफायर्स हैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, वो अगर इसको समझे तो कहीं जाके वो फेयर कंपटीशन होगा। अदरवाइज तो आई मीन लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैंने इस चीज को ऐसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि पैरा स्विमिंग के अंदर आज से नहीं, लास्ट 25 ईयर्स का आप देख लें या 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप देख लें, जब आप रिजल्ट उठा के देखेंगी, आपको एक भी पैराप्लेजिक हायर लेवल का जो पैराप्लेजिक है जैसे मैं हूं, वो हम्म। आपको कभी पैरालंपिक गेम्स में मेडलिस्ट नहीं मिले। हम्म। सारे एम्पुटीज आपको मिल जाएंगे या पोलियो वाले आपको मेडलिस्ट मिल जाएंगे, बट पैराप्लेजिक आपको नहीं मिलेगा। हम्म। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि चलो ठीक है, शम्स आलम एक बहुत इलाइट लेवल का स्विमर नहीं है, तो क्या पूरी इस दुनिया के अंदर कोई इलाइट लेवल का स्विमर नहीं है? क्यों कोई पैराप्लेजिक पैरालंपिक गेम्स के अंदर जाता नहीं है या मेडल नहीं जीत पाता? तो यहाँ पे हियर कम्स की लाइक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी, वर्ल्ड पैरा स्विमिंग शुड कम फॉरवर्ड एंड थिंक अबाउट इट, व्हाई समवन फ्रॉम पैराप्लेजिक बैकग्राउंड are not able to go at least into the top eight of Paralympic Games. हम्म। Nobody is winning the medal, not from now. I mean, since last 20-25 years, there is no even a single medalist. So that means somewhere people with spinal cord injury are at disadvantage. आई एग्री विद यू, क्योंकि ये जब कैटेगरीज की बात आप कर रहे हैं ना, इसको क्लासिफाई करना भी डिफिकल्ट है पहली चीज। और दूसरी चीज, क्योंकि इंडिया में वैसे तो पॉपुलेशन बहुत है, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन ना तो हमारे यहाँ अवेयरनेस है, ना ही स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज किया जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। और जब सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं है तो हमारे पास ना हम लोग प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, ना प्रॉपर डाइट मिल सकती है। तो चैलेंजेस मल्टीपल लेयर्स पे है। सो इस बात से मैं ये समझ पाई है जो आप बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स एज ए करियर भी एक बहुत चैलेंजिंग करियर हो जाता है इंडिया के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड दे आर डूइंग एक्चुअली कोचिंग। हम्म। दे आर जस्ट सेइंग, ओ यस, एकता भयान इज अ मेडलिस्ट, टेक। हम्म। शम्स आलम is a medalist, take. They are not creating any grassroots talent. Very, very less. They are only taking those who are already medalists, or I mean those who are having a chances of winning the medals. But एक्चुअली वो क्लासिक एलिटिस्ट बिहेवियर है ये, क्योंकि आप अगर हाँ, टॉपर को लोगे तो टॉपर तो टॉप करेगा ही करेगा। ये obviously, वाली बात obviously. है। सो आई गेस आपके इस बात से एक्चुअली सोचने पे तो मजबूर होते हैं। और जो स्पोर्ट्स के फाउंडेशंस हैं, अगर वो ये बात सुन रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम भी कुछ एक के प्लेटफॉर्म पे तो मैंने देखा है उन्होंने शुरू किया है ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट करने का। पर स्पोर्ट्स करियर अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग करियर है। स्पोर्ट्स खेलना देश के लिए, ना मेडल लेके आना, ये बहुत सेटिस्फाइंग करियर। तो आपको जब पहला मेडल मिला तो आपको क्या फीलिंग थी उस दिन? Obviously, अनीता जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कि हम लोग या जितने भी आपको पैरा स्पोर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स में मिल जाए, ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी जो संतुष्टि है उसके लिए ही खेलते हैं कि यार मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर जो बल है वो पूरा मैं लगाऊंगा। अभी बहुत कम लोग, आई मीन मुट्ठी के लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट मिलता है और वो अच्छा करते भी हैं, और बहुत अच्छी चीज है। बट आई थिंक हम इतने बड़े नेशन हैं, इतना सारा हमारे पास लोग है, पॉपुलेशन है, एंड इनफैक्ट डिसेबिलिटी कम्युनिटी की बात करें तो हमारे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, और उनको अगर स्पोर्ट्स में लाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए सही से, तो आई थिंक हम लोग पैरालंपिक मूवमेंट के अंदर सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले इंडिया इंडिया होगी कंट्री। यूर एब्सोल्युटली हाँ। राइट यहाँ पे। और क्योंकि अगर हम मोटिवेट करें और आप जैसे रोल मॉडल्स हमारे सामने हो तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है। और लोग शायद मोटिवेट होते हैं कि अच्छा शम्स जी यहाँ तक पहुंचे तो शायद हम भी पहुंच पाए।
और स्पोर्ट्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का एक वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको अगर एक्सरसाइज करता है, स्पोर्ट्स में जाता है, तो वो अपने आप को फिजिकली फिट भी रख सकता है, क्योंकि और बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई अगर स्पोर्ट हम लोग इंगेज करें अपने डेली लाइफ के अंदर, तो शायद फिटनेस के प्रति भी हम लोग जागरूक रहते हैं और बेटर कर पाते हैं लाइफ के अंदर। अच्छा जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। हाँ। जब हम बात कर रहे हैं तो लेट्स सी के दिल खोल के हम बात करें। क्योंकि मुझे जो डिसेबिलिटी हुई वो काफी अराउंड 24 ईयर्स के बाद हुई। तो इस तरीके की जो डिसेबिलिटी होती है, अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे, चेक करेंगे, तो 18 to 20, 25 के अंदर ही होता है किसी को एक्सीडेंट या किसी वजह से। आज के डेट में यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, जो इवन इवन मैं कोचेस की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपकी एज इतनी हो गई, आप क्या कर रहे हो, जाओ आप काम करो, कुछ अपना ये देखो, आप इधर क्या कर रहे हो। हम्म। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ऐसे हम्म। लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, या तो आपको पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं है, या आप इंटरनेशनली अवेयर नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं करते हैं। एक्वा थेरेपी भी कोई चीज होती है, हम्म। हमारे जैसे लोगों के लिए बेस्ट थेरेपी है, क्योंकि उसके अंदर, पानी के अंदर पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। अदरवाइज मैं कहाँ से, हर रोज में कहाँ से 1000 रुपीज या 2000 रुपीज फीस पे करूंगा किसी फिजियोथेरेपिस्ट को? हम्म। कितने सेशन में अफोर्ड कर सकता हूँ? हम्म। तो इसलिए मैंने किस लिए शुरू किया है, वो मेरी मेरी मेंटेलिटी अलग है। आपने मुझसे पूछा ही नहीं और आप मेरे को ब्लेम कर रहे हो कि भाई आपकी एज इतनी हो गई, आप कब तक खेलोगे। हम्म। ये कई बार ये ऐसा फैक्टर हुआ है। आपने जैसे स्पॉन्सरशिप का बोला, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे तो सिर्फ इसलिए मना कर दिया स्पॉन्सरशिप के लिए कि भाई आप, आपकी एज इतनी हो गई, अब आप क्या परफॉर्म करोगे। आज तक मैं कंटिन्यूसली लगा हुआ, मैं परफॉर्म कर भी रहा हूँ, मेडल भी ला रहा हूँ। आज भी मेरे नाम पे नेशनल रिकॉर्ड्स है, आज भी हम्म। मैं इंटरनेशनल लेवल से मेडल लेके आ ही रहा हूँ। और ये चीजें हो रही है। और मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं स्विमिंग नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसकी रीजन कुछ और भी है। भले ही मैं मेडल जीतूं या ना जीतूं वो सेकेंडरी पार्ट है, बट मेरे फिजिक्स को, मेरी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसको सही रखने के लिए ट्रू। मेरी एक्सरसाइज होती है, इसलिए मुझे उसको करना जरूरी है। हम्म। और हम्म। आज के डेट में मेरे जितने भी डिसेबल भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, या उनके माता पिता, या कोई भी जो सुन रहे हैं, उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर लाए। क्योंकि अब आज के डेट में बहुत सारी स्टेट, मतलब सब तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारी स्टेट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, और आप हम्म। एक करियर आप इसमें बना सकते हैं, और इसकी वजह से अपना, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते सो आपने जो आप देश के नाम रोशन करने वाली बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में रहा है जो आज भी आपको रोंगटे खड़े कर देता है और खुशी के आंसू ले आता है? हैं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट है मेरे लाइफ में। 2018 का एशियन पैरा गेम्स है। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं आइसलैंड गया हुआ था, वहां पे मैं 6 मेडल लेकर के आया। हम्म। तो वहां पे मेरी वाइफ भी मेरे साथ में गई हुई थी, और शी वॉज लिटरली क्राइंग। वो मतलब वो इतना सारा क्राउड उसने देखा वहां पे, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से वहां पे लोग आए हुए थे, और सारे वहां पे एबल स्विमर्स थे, हम्म। एबल बॉडी स्विमर्स थे। तो वो सोच रही थी कि लाइक उसे पता नहीं था, ये उसका फर्स्ट टाइम था। तो वो कह हम्म। रही थी कि आप कैसे मतलब करोगे, ये लोग तो मतलब बहुत जल्दी चले जाते हैं, और इनकी तो हाथ पैर दोनों सब ठीक है। मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कैटेगरीज होती है, ये वो। और फिर मैंने मतलब वहाँ -2 -3 डिग्री, यहाँ पे जब मैं मेडल जीता, तो लाइक उसका जो टेम्परेचर, उसकी दिमाग का जो एक टेम्परेचर चेंजेस आ रहा था, वो हम्म। मैंने देखा। और वो बहुत अच्छा लगा कि यार नाउ शी इज ऑल्सो सपोर्टिंग मी एंड शी इज वेरी हैप्पी। हम्म। तो एज अ फैमिली आई कैन से कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये हाँ। मोमेंट। बहुत खूबसूरत था। हाँ। वहां पे लोग, जो एम्बेसी के लोग थे, आइसलैंड में इंडिया की जो एम्बेसी, वहां के लोग आए हुए थे सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने सपोर्ट किया, हिंदुस्तान का झंडा लेकर के आए, और साथ में हमने खुशी मनाई। तो बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे नहीं लेकिन अगर थोड़े भी लोग हो आपकी खुशी हाँ। में, आपके आपके लिए वो आए, आपको सपोर्ट करें। और देश का झंडा लेकर के जब आप फोटो खिंचाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए। सही बात है, आई आई एग्री विद यू।
मैं तो बहुत छोटी सी चीज, मेरी लाइफ में अचीवमेंट ये रही है कि मेरी कॉन्वोकेशन जिस दिन आई एम इंदौर से हुई थी, मैं तो उसी को बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट मानती हूँ। आप तो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेडल्स लेके आए हैं, तो बहुत ही अचीवेबल बात है। और एक दो चीजें और जानना चाहती हूँ मैं कि इंडिपेंडेंस का मीनिंग आपके लिए क्या है? तो मेरे लिए तो इंडिपेंडेंस का मतलब उस वक्त मुझे समझ में आता है कि मैं जब मुझे इनिशियल लेवल पे इंजरी हुई थी और हम्म। मुझे दो लोग ऐसे मेरा हाथ और दो पैर पकड़ के मेरे घर से बाहर निकलते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा घर एक्सेसिबल नहीं था खुद। हमने हम्म। कभी ये सोचा नहीं कि हमको ऐसी जरूरत पड़ेगी। जो तकलीफें हुई घर से निकलना, मुझे मेरे लिए तो उस वक्त ये था कि अगर मैं अपने घर से निकल जाऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। तो इनफैक्ट मुझे ये एक मैसेज सारे लोगों को देना है कि अब हालांकि मैंने अब अपने घर को मैंने एक्सेसिबल बनाया, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा पैसा उसमें लगा, बट अब ऐसा है कि कोई भी व्हीलचेयर वाला आदमी या कोई भी नॉन व्हीलचेयर वाला किसी भी तरीके का आदमी वहां पे आ सकता है, आराम से वो चीजें यूज कर सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें, एक वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से इतनी दिक्कत होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों को वो बहुत कंपलसरी होता है। और इनफैक्ट ये चीजें लोग पहले नहीं मानते थे या इस चीजों का के अगेंस्ट होते थे। इनफैक्ट मैं अपने घर की बात बोल रहा हूँ, मेरे अब्बा बोलते थे कि यार ये चीजें क्या करना है इससे, मतलब ये वेस्टर्न चीजें हैं, इसकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की एज होती है, जब उनको तकलीफ होती है, तो वो उस चीज का बेनिफिट उठाते हैं। तो इस तरीके मुझे लगता है कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है या जो एक्सेसिबिलिटी का जो मैटर है, वो हमारे लिए तो जरूरी है ही। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जरूरी है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद चीज है, सबके लिए फायदेमंद हो सकती है ये। तो मेरे लिए तो इंडिपेंडेंस मतलब ऐसी है कि भाई मैं अगर ये चाहूँ कि मैं मुझे आज अपने घर से निकल के बाहर जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे ड्राइव करना है, या मुझे मेरी फैमिली को लेकर के बीचेस जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं उसको इजीली विदाउट किसी सपोर्ट के कर सकूं। यही यही है इंडिपेंडेंस, और क्या होना चाहिए। और आप असिस्टिव डिवाइस को कैसे डिफाइन करेंगे? असिस्टिव डिवाइस कोई भी चीज हो जाए, मोबाइल असिस्टिव डिवाइस है, हम इसको यूज कर रहे हैं। आपका जो चश्मा है वो असिस्टिव डिवाइस है, और क्या है? हाँ। आज मैं ओके। व्हील चेयर यूज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए असिस्टिव डिवाइस है। कोई भी आपके चीज है आपकी व्हीलचेयर का ये। सबसे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर आपको कौन सा लगता है? आई मीन कस्टमाइजेशन। अभी हमने, जैसे आपने हेला की बात की, तो हम हाँ। मैं अभी भी हेला के साथ में काम कर रहा हूँ, और वी आर सो प्राउड कि हमने अभी 100 व्हील चेयर, कस्टमाइज व्हील चेयर इंडिया में पहली बार डोनेट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम सो थैंकफुल टू हेला एंड बाल स्वावलंबन ट्रस्ट। हम्म। और वी आर ऑल्सो प्लानिंग 400 मोर व्हील चेयर टू डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द इंडिया। तो हमने अभी जो व्हील चेयर बनाई है वो कस्टमाइज है प्रॉपरली। हम जिस बेनिफिशरीज को भी दे रहे हैं उससे पहले उसकी प्रॉपर साइज ले रहे हैं, और उसके हिसाब से उनको हम बना करके दे रहे हैं। ओके। ओके। किसी से 1 रुपया भी लिया नहीं जा रहा है। हमने उसमें काफी हद तक वेट कम किया है, टेक्नोलॉजी हमने बढ़ाई है, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी होना चाहिए वो भी हमने काफी 1/3 से ज्यादा हमने कम किया है, जो अगर बाहर से लेते हैं उस हम्म। चीजों से। तो आई मीन किसी ना किसी तरीके से हम वी आर वर्किंग। हम और फिर से मैं यहीं पे वो कहना चाहूंगा कि आई मीन जो मेरी पढ़ाई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो मैनेजमेंट की जो एमबीए की पढ़ाई है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं। हम्म। और आज इस प्रोजेक्ट को जब मैं संभाल रहा हूँ, तो ये सारी चीजों के इस्तेमाल की वजह से मैं इसको कर पा रहा हूँ, हम्म। और बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। तो एट द हम्म। एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप कोई भी स्किल सीखें, हम्म। पढ़ाई जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि आपको अपनी वाइफ को कहाँ ले जाने का मन है घुमाने के लिए 2025 में? अरे ऐसा मन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जेब बहुत खाली होती है। लेकिन आई एम श्योर कि अब मैं अभी उनको वहां लेके गया था, और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपने गांव। एक शादी है हमारे यहाँ, और उसके बाद अभी हमारे 2-3 प्लान्स ऑलरेडी हैं। हाँ। एक जोशिया में है, फिर उसके बाद यूएस आ रहे हैं हम। और 25 का तो अभी नहीं पता है, 24 में हमारे 2-3 ऑलरेडी प्लान है। चलो बहुत बढ़िया, मेरे को वही जानना था। क्योंकि ये करियर के चक्कर में कई बार क्या होते हैं ना, ये जो चाकू लेने का आपकी आदत हो गई है ना, नहीं नहीं, तो बिल्कुल हर बार बिल्कुल। आप उन्हें ये दिखाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये मैं इस चीज को, हालांकि मैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर कि
बिकॉज ऑफ स्विमिंग में उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और शी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। वो मुझे स्विमिंग के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। तो आई एम श्योर के स्विमिंग की वजह से वी विल बी गेटिंग मोर चांसेस टू गो अब्रॉड एंड रोम हाँ, अराउंड। लेट्स ठीक सी। है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दीजिएगा और शुभकामनाएं दीजिएगा। और आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू? आज आपकी वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो कभी पिक्चर्स में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग माय मेरा जो गुड़गांव में जब मेरा स्टे था, बस ड्राइवर्स, रोड पे चलते हुए लोग, हम्म। दिल्ली के अंदर बस ड्राइवर, दिल्ली स्पेशली जो दिल्ली बस के जो ड्राइवर्स हैं या उनके अंदर एक वो रहते हैं वो, और रोड पे चलते हुए बहुत सारे लोग जब मैं गिर जाता हूँ तो आकर के मुझे उठा देते थे। हम्म। लाइफ गार्ड्स, स्विमिंग पूल पे जो लाइफ गार्ड्स होते हैं वो, उनको मैं कभी पे नहीं करता हूँ मेरी तरफ से, बट अनोइंगली अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और पहले पिछले भी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऐसे लोग जो जो आई थिंक कहीं कोई पिक्चर्स में नहीं है, जिनका कोई डेजिग्नेशन नहीं है, बट उन सारे लोगों की वजह से मैं आज शम्स आलम हूँ, और एक लोग मुझे सुनते हैं, लोग मुझसे बात करते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऐसे लोग जो बगैर किसी चाहत के, मेरे से मतलब उनको मुझसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक्स सारे लोगों को। कई लोगों के बिना हम कुछ नहीं होते और कई लोग ऐसे आके हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। रोल प्ले करके चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। सो वो मैं उनको, ऊपर वाले को, मैं ऐसा ऐसा सोचती हूँ कि वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने भेजा है कि हमारे को जहाँ पे जरूरत है वो आया और वो गायब भी हो गया। बिल्कुल। लेकिन आपने जो जिस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि उन लोगों को आप थैंक्स बोलना चाहते हैं जो कि इनविजिबल मोड में आए और आपको आपको मदद करके वो चले भी गए। दैट्स रियली सो ब्यूटीफुल, एक्चुअली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच शम्स जी। और मेरी उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम में बहुत सारे मेडल्स लें और आप खूब खूब तरक्की पाएं। थैंक यू सो मच।